गुड मॉर्निंग। पिछले सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ख़त्म किया था ट्रिपल प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ख़त्म किया था। आज से हम लोग का वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट होगा। वेक्टर अलजेब्रा हम लोगों ने देखा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने सारी चीज़ों को देखा था। जैसा पिछले लेक्चर में बोला भी था मैंने कि अगले क्लास से हम लोग वेक्टर कैलकुलस का स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन। आज से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। वेक्टर डिफ्रेंसिएशन। वेक्टर डिफ्रेंसिएशन के पहले ये जानना ज़रूरी है, डिफ्रेंसिएशन हमेशा किसी न किसी फंक्शन का होता है। आप पढ़े ही हैं, डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग था किसी न किसी फंक्शन का टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता था वो dy बाई डी एक्स होता था, जहाँ y एक फंक्शन होता था। वो फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता था, अलजेब्रिक हो या ट्रांसस्केंडल हो। साथ ही डिफ्रेंसिएशन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि dy बाई डी एक्स के बहुत सारे नाम थे, ग्रेडियंट, टेंजेंट, स्लोप, tan थीटा, dy बाई डी एक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी पॉइंट्स थी। तो सबसे पहले किसी फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन को निकालने के लिए फंक्शन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो आज हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, वेक्टर फंक्शन देखेंगे। वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर वेरिएबल। किसी स्केलर वेरिएबल का वेक्टर फंक्शन क्या है? तो अगर u, वेक्टर u कोई वेरिएबल वेक्टर है, इफ u इज ए वेरिएबल वेक्टर, वेरिएबल वेक्टर डिपेंड करेगा अगर डिपेंडिंग on the scalar t which lies in या वेरी करे किसी इंटरवल अल्फा और बीटा में, then u is a vector function, then u is a vector function of a scalar t written as f of t equal vector u, यानी कि वेक्टर u इक्वल फंक्शन ऑफ t, where t is any स्केलर। ठीक है, f क्या डिनोट कर रहा है? जो कॉरस्पॉन्डिंग होता था, यानी रिलेशन जो होता था, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u। तो वेक्टर एफ टी इज ऑल्सो रिटर्न, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी ऑलरेडी स्केलर है। नहीं, जैसे सपोज कीजिए आप लाइन का इक्वेशन आप निकालना चाहें, किसी पार्टिकुलर लाइन का निकालना है। मान लीजिए आपके पास है कोई लाइन, पॉइंट है ए, बी, पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और मान लीजिए नहीं, ये है बी, ये पॉइंट का लीजिए पी, जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर। सुनिए, लिखेंगे नहीं, सुनिए आप लिख लीजिएगा। लेट ए बी ए लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर के थ्रू है जिसका कोऑर्डिनेट वेक्टर ए, और किसी दिए हुए वेक्टर बी के पैरेलल है।
तो पैरेलल है, यानी कोई एक और वेक्टर है, वेक्टर बी के पैरेलल है, जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वही दूसरे का भी डायरेक्शन रेशियो होगा, तो इसीलिए इसके अलॉन्ग लिखा है मैंने वेक्टर बी भी वही चीज़। तो पोजीशन वेक्टर आर अगर है तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से अगर देखें या रिजल्टेंट देखें तो वेक्टर आर विल बी वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी होगा, और ये आर क्या होगा, वेक्टर ओ पी होगा। वेक्टर ओ पी बराबर वेक्टर ए प्लस, चूँकि ए पी पैरेलल है बी के, पैरेलल है बी के, तो ए पी वेक्टर को क्या लिखेंगे, टी वेक्टर बी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़े होइएगा तो यही होता था, यानी आर इक्वल टू ए प्लस टी बी, दैट इज वेक्टर लाइन passes through point this and which is parallel to a given line this, t is a scalar। तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन देखें पैरामेट्रिक फॉर्म में तो x इक्वल f1t, y इक्वल f2t एंड z इक्वल f3t, where t यानी पैरामीटर। तो x y z के फॉर्म में अगर आपको पता चल गया तो वेक्टर एनालिसिस में स्पेस कर्व को आप इंडिकेट कर सकते हैं, दैट इज वेक्टर आर x के डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, z के डायरेक्शन में। तो z यानी वेक्टर आर कैन बी रिटेन एज, याद कीजिए क्या होता था, एक्स आई वाई जे जेड के, तो वेक्टर आर हो गया f1 t इन डायरेक्शन ऑफ i, f2 t इन डायरेक्शन ऑफ j, f3 t इन डायरेक्शन ऑफ k, where r being the position vector of any point on the curve. This is the position vector of any point on the curve, यानी कि u के थ्रू वेक्टर u is indicated as f of t. This is known as vector function where t is any scalar। तो जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे तब तक हम लोग फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन को नहीं पढ़ सकते। तो अब डिफ्रेंसिएशन क्या है भाई, डिफ्रेंसिएशन वेक्टर फंक्शन का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो याद कीजिए आप पढ़ते थे जब 12th में या फिर सेकेंड ईयर में भी डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल हर एक जगह वर्क करेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफरेंशिएशन, हर एक जगह डिफरेंशिएशन का मीनिंग वही है। तो आइए देखें हम लोग कि डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर फंक्शन। एफ टी अगर वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t and t also be a function of another scalar s। क्लियर। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं किसी भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या मीनिंग है, यानी डी एफ बाई डी एस, दैट इज डी एफ बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया ये, किसी भी कंपोजिट फंक्शन जैसे आप पढ़ते थे। तो एक सबसे पहला रूल,
रूल, सारा साइन वही है, डी बाई डी टी। पहला डी बाई डी टी ऑफ यू प्लस माइनस बी, ये दो वेक्टर है, दैट इज दिस विल बी डी यू बाई डी टी प्लस डी पी बाई डी टी। दो फंक्शन का जोड़ या घटाओ, जैसे जनरल मैथमेटिक्स कैलकुलस में हम लोग पढ़ते थे, वैसे ही इसको यूज़ करेंगे कि डी यू बाई डी टी या डी वी बाई डी टी। दूसरा, अगर u कोई वेक्टर है एंड फाई भी है स्केलर फंक्शन में कांस्टेंट, तो क्या काम करेंगे इसमें हम लोग डी यू बाई डी टी इंटू फाई इंटू है डॉट नहीं, इसका बहुत अलग मीनिंग हो जाएगा, एंड यू डी फाई बाई डी टी। तीसरा रूल, आप चाहें तो सबको प्रूव भी कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। डी बाई डी टी ऑफ यू इंटू भी, स्केलर है, किसी को अगर ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, यू डॉट डी वी बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी डॉट वेक्टर भी। नहीं, प्रोडक्ट में हो, क्रॉस प्रोडक्ट u क्रॉस b, बारी बारी से, एक बार u को छोड़ा क्रॉस डी वी बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी क्रॉस वेक्टर b। तो ये चार बेसिक रूल्स हैं किसी भी फंक्शंस के, वेक्टर फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन के लिए। u प्लस माइनस बी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट के लिए एंड क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ये चार बेसिक रूल्स हैं, इन बेसिक रूल्स को हम लोग देखते हैं, प्रूफ करते हैं अलग अलग। ठीक, मान लीजिए क्रॉस वाले को हम लोग पहले देखें क्या है, इसी के प्रूफ को अगर देखें, मान लेते हैं लेट u क्रॉस b, मान लेते हैं w एक वेक्टर है, चूँकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर ही होगा। अब याद कीजिए डिफ्रेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, स्मॉल इंक्रीमेंट लेते थे, नहीं, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। तो W में W से इंक्रीमेंट होगा, W प्लस डेल्टा W इक्वल U में डेल्टा के रिस्पेक्ट में क्रॉस। ऐसे ही आप सबको प्रूफ कीजिएगा, हम एक प्रूफ करके बता रहे हैं। नहीं, इंक्रीमेंट ये हुआ, यानी W, सॉल्व कीजिए इसको थोड़ा, तो u क्रॉस b प्लस u क्रॉस डेल v प्लस डेल u क्रॉस b डेल u क्रॉस डेल v। क्लियर है? तो दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2।
आपके पास याद कीजिए y बराबर फंक्शन ऑफ x होता था, उसका डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना होता था। तो क्या करते थे, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। पहले वाला अगर इक्वेशन 1 था एंड y प्लस डेल्टा वाई इक्वल एफ एक्स प्लस डेल एक्स सेकेंड इक्वेशन था, सेकेंड में से 1 को सब्सट्रैक्ट करते थे। यहाँ भी किया, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया, तो w से w कैंसिल, बच गया कितना, डेल्टा w। एक u क्रॉस भी खत्म। तो बचा क्या आपके पास, 3 फंक्शन, u क्रॉस डेल्टा v u क्रॉस v। नहीं, ये 3 तरह की बात बची। अब चाहिए आपको d बाई डी टी, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल टी। एक बार इस फंक्शन को इधर लिख लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ये रूल आप देख ही लिए हैं, बाकी सारा रूल इसी तरह से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्रॉस प्रोडक्ट का, इसीलिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट को प्रूफ कर रहा हूँ, तो ताकि आपको आसानी हो हर एक तरह के बाकी के तीनों रूल को प्रूफ करने में। और अगर उसके बावजूद भी अगर दिक्कत हो फिर आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा, तो मैं औरों को प्रूफ कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग सब इतने होशियार हैं कि कर सकते हैं। यानी डेल्टा W इक्वल u क्रॉस डेल्टा v लिखने में सावधानी बरतेंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, इधर से उधर हो गया तो सब दिक्कत हो जाएगा। डेल यू क्रॉस v प्लस डेल यू क्रॉस डेल v। ठीक, अब डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी। ऑन बोथ साइड्स। थोड़ा ढंग से इसको पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में। डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, तो यू डेल वाले के साथ ही करें, डेल वी बाई डेल टी प्लस डेल यू बाई डेल टी क्रॉस वी प्लस, अब क्या करें, डेल टी है, 2 डिफरेंट फंक्शन है, तो एक काम करते हैं, डेल यू बाई डेल टी क्रॉस डेल वी बाई डेल टी करके और इसके साथ इनटू डेल्टा टी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, ये भी हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, यू क्रॉस डेल वी बाई प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल यू बाई डेल टी क्रॉस वेक्टर बी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल यू बाई डेल टी क्रॉस डेल वी बाई डेल टी इंटू डेल टी। जैसे ही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेते हैं, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी, एंड दिस बिकम्स डेल टी इस फंक्शन के साथ है u क्रॉस डी वी बाई डी टी प्लस डेल टी इसके साथ है डी यू बाई डी टी क्रॉस बी, डेल टी टेंड्स टू 0, ये 0 और 0 का किसी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर
therefore dw by dt equal u cross dv by dt plus du by dt क्रॉस वेक्टर v, और w की जगह वैल्यू पुट कर दिया तो d बाई डी टी ऑफ u क्रॉस v इक्वल u क्रॉस dv बाई dt प्लस d ऑफ u बाई dt क्रॉस v. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ऐसे ही आप u डॉट v पे कर सकते हैं, u प्लस माइनस d पे कर सकते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट बताने का पर्पस यही था कि कहीं आपको दिक्कत ना हो. अब इसी पे बेस्ड आप डॉट प्रोडक्ट को भी कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को भी कर सकते हैं. अब कुछ थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम्स को हम लोग देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए भी हैं, क्वेश्चंस देखा है मैंने उस पर. ठीक है, क्लियर है? एक बार देख लेंगे. बिल्कुल वही चीज़ है. थोड़ा आपको मैं याद दिला दूं कि y अगर x का फंक्शन होता था तो इंक्रीमेंट लेते थे तो y में ही इंक्रीमेंट होता था, यानी एफ एक्स प्लस डेल एक्स. इक्वेशन 1 था और ये 2 था. यही काम यहाँ भी किया है. 2 में से 1 को घटाया तो डेल वाई एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, और यही कन्वर्ट हो जाता था डी वाई बाई डी एक्स में, जो हो जाता था लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 एंड एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स. यही था डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ भी वही काम किया है. मान लिया कि u बराबर w इक्वल टू यू क्रॉस भी, दोनों साइड इंक्रीमेंट ले लिया. w में इंक्रीमेंट लेगा तो डेल w से होगा, u में इंक्रीमेंट लेगा तो डेल u से होगा, v में इंक्रीमेंट लेगा तो डेल v से होगा. दोनों इक्वेशन को घटा दिया. क्रॉस प्रोडक्ट पहले भी पढ़े हैं. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे क्रॉस करेंगे तो वो भी कर दिया. लास्ट में डेल टी से डिवाइड करके लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लिया तो डेल w बाई डेल टी बिकम्स डी डब्ल्यू बाई डी टी. ठीक है, तो ये रूल है जो हर एक जगह जैसे डिफ्रेंसिएशन के रूल थे, 4 रूल 5 रूल आप देखे हैं, वो सारे रूल आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ते रहे हैं तब तक काम करता रहा है. तो वेक्टर में भी ये रूल जब तक हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस जहाँ भी डिफ्रेंसिएशन की बात आएगी, ये चारों रूल यूनिवर्सल है जो हर एक जगह अप्लीकेबल होंगे. इसलिए इन चारों रूलों को खूब ध्यान से हम लोग देखेंगे. अब आइए पहला थ्योरम. आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आया है. जो भी मेरे पास क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में मैंने इस थ्योरम को देखा था. क्वेश्चन का थ्योरम का स्टेटमेंट है कि to show that या find a necessary and sufficient, या फिर to show that a necessary and sufficient conditions for the vector function u of a scalar variable t to have constant magnitude is u dot du बाई डी टी इक्वल 0. दोनों डॉट प्रोडक्ट u का और उसके डेरिवेटिव का t के रेस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट 0 हो, या इसी को कह सकते हैं दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, और वेक्टर u इज परपेंडिकुलर ऑन du बाई डी टी. परपेंडिकुलर होगा
तभी तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। या कहा जाएगा फाइंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन u ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि u और डेल u बाई डेल t, u वेक्टर फंक्शन u का स्केलर वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तो तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर का u और उसका डेरिवेटिव दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। प्रूफ, ठीक है। या इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इफ मॉड ऑफ यू टी इक्वल के, यानी कि एक वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड, यही ना मैग्नीट्यूड हो गया, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, ये कांस्टेंट है, देन इफ देन सो u and du by dt आर एट राइट एंगल। लैंग्वेज को मैंने लिख दिया एक वर्ड में कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फंक्शन u ऑफ ए स्केलर वेरिएबल t विल बी कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ वेक्टर u इज एट राइट एंगल टू द du by dt। ठीक है, तो लेट प्रूफ, मान लेते हैं u का मैग्नीट्यूड क्या है, u इज द मैग्नीट्यूड। दो कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी केस फर्स्ट, नेसेसरी कंडीशन के लिए चल रहा है, तो हम नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन। तो हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि कंडीशन नेसेसरी कैसे हो। तो इफ u इज कांस्टेंट, देन हम लोग जानते हैं किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो। नहीं, अब भाई कांस्टेंट फंक्शन के लिए मान लीजिए दो वेक्टर है u डॉट u, तो ये क्या देगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो u का मैग्नीट्यूड इंटू u का मैग्नीट्यूड cos 0, u का मैग्नीट्यूड इंटू u का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये दे देगा u स्क्वायर, यानी u डॉट u क्या देगा, u स्क्वायर। क्लियर है, u डॉट u इक्वल टू u स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, यानी u डॉट u इक्वल टू u स्क्वायर हो गया, दैट इज u डॉट u बिकम्स u स्क्वायर। तो अगर अब डिफ्रेंशिएशन हम लोग ले लें, यानी d बाई डी टी दोनों साइड u डॉट u, ये डॉट प्रोडक्ट एंड d बाई डी टी ऑफ u स्क्वायर, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो इसका क्या हो गया, 0 हो गया। अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर u कांस्टेंट है तो du बाई डी टी 0, तो u स्क्वायर ये भी तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। डॉट प्रोडक्ट का रूल यूज़ कर दें, a डॉट b, तो u को छोड़ा डॉट du बाई डी टी प्लस du बाई डी टी डॉट u इक्वल 0। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता ही है ये, तो u डॉट डी यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ को, तो 2u डी यू बाई डी टी इक्वल 0 एंड u डॉट डी यू बाई डी टी इक्वल 0, दैट इज ये 0 तभी हो सकता है, दैट इज वेक्टर u is perpendicular on du by dt. This proves the एग्जाम में ऐसे ही लिखेगा, दिस प्रूव्स द नेसेसरी कंडीशन। ये हो गया आपका एक पार्ट, नेसेसरी कंडीशन होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है।
चलिए ये हो गया नेसेसरी कंडीशन एक पार्ट बेटा। इसको अब बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की। लेट अस टॉक अबाउट द सफिशिएंट कंडीशन। अब नीचे से चलेंगे। केस 2